रोयाम अपना गम हल्का करके अब पुरसुकून था। चूल्हे पर हांडी थी, यानी उसकी रूह बेबी कुछ बना रही थी। वो टेबल से नीचे जम कर था। शोनू को ढूंढता बाहर आया। वो उसे देखते ही भागकर उसके पैरों में था। थोनू, पापा तो पुलिस पकड़ते ले आई थी। मैंने एक्शन ले लिया है। शोनू, पापा को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, मैंने एक्शन लिया है। वो उसका कान पकड़कर सोफे पर बिठा था उसे बता रहा था, जबकि शोनू उसे सुनकर उसके साथ आ गया और वो दोनों बैठे पुलिस का इंतजार कर रहे थे। बड़े बड़े दरख्तों का एक झुंड था। उस झुंड से निकलते हुए एक बड़े दरख्त के सिरे से ऊपर की तरफ चढ़ने लगा था। ये सिरा उसे सीधा उस शहजादी के कमरे में पहुंचाने वाला था। वो बिना सोचे समझे, अपनी जान की परवाह किए बगैर तेज तेज उस सिरे से ऊपर की तरफ चढ़ने लगा था। ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उसे अब करने की आदत हो चुकी थी। अब तो ये दरख्त भी जैसे उसकी बेपनाह मोहब्बतों के गवाह थे। वो दरख्त के सिरे से ऊपर बैल्कनी में कूद गया था। बिना आवाज़ पैदा किए उससे बैल्कनी का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला तो सामने ही चांद की रोशनी से बने रास्ते में जो बेड की तरफ जा रहा था, वहाँ उसे वो गहरी सोई हुई मिली थी। उसके लबों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट उभरी थी। वो चलते हुए बिल्कुल उसके पास आ गया था। वो उसके ऊपर झुका, जैसे उसके एक एक नक्श को जैसे हिफ्स कर रहा था। ये बात अलग थी कि वो उससे बहुत पहले से हिफ्स कर चुका था। मेरे महबूब सनम, इश्क अपनी जगह, लेकिन इन लबों से कह दो दावत ना दिया करें। सांसें रोक देंगे तुम्हारी भी, और खुद ही भी दम घुटने से मर जाएंगे। वो दिल फरेब लहजे में कहता अचानक उसके लबों पर झुकता। उसकी सांसें रुक गया था और अपनी और उसकी सांसों की परवाह किए बगैर उस पर अपनी सांसें लुटाता, उसकी सांसें चुराने लगा था। वो महसूस कर चुका था वो जाग रही है। निगाहें उठाते उससे उसके चेहरे की तरफ देखा तो लब कांप रहे थे, पलकें लरस रही थीं, आंखें सख्ती से बंद किए वो कुछ बड़बड़ा रही थी। उससे कान उसके लबों के करीब किया तो महसूस हुआ वो भूत को भगाने के लिए आयात याद किए बैठी हैं। वो नहीं जाना चाहता था, सारी रात उसके पहलू में गुजारना चाहता था, लेकिन एक पुरानी आयतें उसे उसके पास से ही रहने दे रही थी। हाँ, वो अपने अल्लाह के अलावा और किसी पर यकीन ही कहाँ करती थी। उसका खौफ, उसका डर उसे उससे दूर करने लगा। वो आहिस्ता से उसका नाजुक वजूद छोड़ता तेजी से बैल्कनी से बाहर की तरफ कूद गया था। अभी वो दरख्त के सिरे पर पहुंचा ही था कि चीखों पुकार शुरू हो गई। वो दिलकशी से मुस्कुराता नीचे कूदा था। क्यों चिल्ला रही है मनहूस? कोई मर गया है क्या? ना खुद सोती है ना हमें सुकून की सांस लेने देती है। अरे मर क्यों नहीं जाती तू? ताई अम्मी चीखों पुकार करती कमरे में दाखिल हुई थी। ताई अम्मी, ताई अम्मी, वो वो भूत आज भी आया था। अभी अभी वो वो यहाँ बेड पर बैठा था। वो ताई अम्मी के पास आती उन्हें बताने लगी थी, जबकि उनका बस नहीं चल रहा था कि थप्पड़ मारकर उसका मुंह बंद कर दे। जब ताया वो कमरे में दाखिल हुए, ताया अप्पू, भूत भूत मैंने देखा है। वो यहाँ बेड पे था। वो मेरे बहुत पास था। ताया अप्पू, वो भूत था। वो ताया अप्पू के सीने से लगते हुए बोली तो उससे खुद में छुपा गए थे। हाँ मेरा बच्चा, मुझे यकीन है तुम पर, तुम सच बोल रही हो। चलो, आज तुमने दवाई नहीं ली ना, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ नजर आ रहा है। डॉक्टर ने कहा था अपनी दवाई लाजमी लेना, लेकिन तुम सुनती नहीं हो ना। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन देता हूँ। वो उसे बेड पर बिठाते हुए उसे ज़बरदस्ती दवाई खिलाने लगे थे, जबकि वो उन्हें यकीन न दिला पा रही थी कोई है जो उसके कमरे में आता है। कल तुम्हारी दोस्त आएगी, फिर वो तुम्हारे पास रहा करेगी, तुम्हारा ख्याल रखा करेगी। वो उसे दवाई खिलाते उसका ध्यान भटकने लगे थे। दोस्त? मेरी कौन सी दोस्त आया? अब्बू? वो हैरत से पूछने लगी थी। उसकी कोई दोस्त थी कि कहाँ? उसे कभी उन चार दीवारों से बाहर जाने का मौका कब मिला था कि वो दोस्त बना थी? हाँ, तुम्हारी दोस्त मासूमा, वो आ रही है ना। कल से वो यहाँ रहेगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी। और तुम्हें पता है, उसका एक प्यारा सा गोलू सा बेटा भी है। वो उसे एक्साइटमेंट से बता रहे थे। उसका बेटा मुझे मारेगा? वो परेशानी से बोली तो ताया अब्बू ने नफ़ी में सर हिलाया। अरे, वो कैसे मारेगा? वो तो खुद छोटू सा है, बिल्कुल छोटू सा मासूम सा प्यारा सा बच्चा है। वो उसे अपने साथ लगाते समझा रहे थे। मैं उसको उठाऊंगी, वो उनके सीने से सर निकालते हुए बोली तो उन्होंने उसके माथे को चूमते हुए हाँ में सर हिलाया था, जबकि ताई अम्मी उन दोनों की मोहब्बत देखती गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई थी। ताई अब्बू ने बेहद गुस्से से उनके इस एक्ट को देखा था। उनका इलाज तो वो कमरे में जाकर करने वाले थे। वो परेशान से कमरे में दाखिल हुई तो यारम खुद ही अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा था। शायद उसका इंतज़ार करते करते अब वो थक गया था या मज़ीद नाराज़गी जताने का उसका इरादा था। आपको चोट लगी है यारम?
क्या हुआ यारम आपको? रोयाम कह रहा था। वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए पूछने लगी थी, जबकि वो एक नज़र उसके परेशान चेहरे पर डालता, इग्नोर करते हुए अलमारी से अपने सफ़ेद कुर्ता और शलवार निकाल चुका था, जबकि जिस्म पर कोई शर्ट मौजूद ना थी। उसके बाइसेप्स पे नज़र पड़ते ही वो सुर्ख होने लगी थी। गर्दन और बाजुओं की रखियाँ उभरी हुई थी। मैं निकाल देती हूँ ना। कहाँ चोट लगी है? आपको दिखाए ना मुझे। वो उसके इग्नोर करने की परवाह किए बगैर बोली थी। एक बेचैनी उसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। वो नाराज़गी में ऐसे ही करता था। वो नखरे पास नहीं था, लेकिन अपनी रूह से कभी कभार नखरे उठवा लेता था, और उसके नखरे उठाना तो अब वो अपना फ़र्ज समझता था। ऐसे इंसान से कौन प्यार ना करे, जो अपनी जान पर अपनी जान सदका कर दे। वो यारम कासमी था, जिसके दिल की एक एक धड़कन उसके महबूब से मोहब्बत की गवाह थी, क्योंकि रूह उसकी धड़कन धड़कन में बसी थी, और वो अपनी हर धड़कन से नाराज था। यारम, आपके हाथ पर, वो बोल रही थी, जबकि वो जवाब दिए बगैर वॉशरूम की तरफ जा लगा था। रूह ने बेख्तियार उसका हाथ थाम लिया। हाथ पर बंदी पट्टी वो देख सकती थी। यारम, ये क्या हुआ है? कुछ बताएं तो सही। वो सवाल कर रही थी, और यारम इस वक्त उसका कोई सवाल सुनने के मूड में नहीं था। यारम, ऐसे तो ना करें, इतनी सी बात पर नाराज हो गए हैं आप? अब की दफ़ा वो ज़रा सख्ती से बोली थी। यारम की नाराज़गी उसे समझ नहीं आ रही थी। एक तो वो रूठता कम था, और अगर रूठ जाता तो उसे मनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन जाता था। इतनी सी बात? वो उसके अल्फाज पकड़ता उसे घूर कर देख रहा था, जबकि रूह को सच में उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं लगती थी। और अब रूह ने लैला को मना कर दिया था। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो उससे कभी भी किस करती और यारम को बुरा महसूस करवाती। लैला सॉरी बोल चुकी है यारों, अब बस कर देना। मज़ीद गुस्सा ना करें, अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दें। बताएं कैसे मनाऊँ आपको? वो बस किसी भी तरह उसकी नाराज़गी ख़त्म करना चाहती थी, जब यारम ने आहिस्ता से उसका हाथ अपने कंधे से हटाया था। रो मेरा बच्चा, मनाया वहाँ जाता है जहाँ गलती का एहसास हो। तुम्हें तो एहसास ही नहीं है ना अपनी गलती का। कोई भी आए तुम्हें छुए, तुम्हें चूमे, तुम्हें हाथ लगाए, और तुम्हारा यारम बैठकर अपना दिल जलाए। तुम्हारी नज़र में इस चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, लेकिन मेरी नज़र में है। मेरी रूह को कोई हाथ लगाता है तो कलेजा जलता है। यारम काज़मी का। वो अब की दफ़ा बोला तो उसकी आंखों में शरारे से जलने लगे थे। एक तकलीफ थी उसकी आंखों में। रूह अब भी ना समझ पाती उसके दर्द को। ऐसा तो मुमकिन ना था। रूह ने निगाहें चुरा ली थी। यारम, मैं मना नहीं कर पाती। कोई आपसे प्यार करे, कोई आपको अहमियत दे तो अच्छा लगता है यारम। वो सब लोग हमारे अपने। मैं हूं तुम्हारा अपना रूह बेबी। सिर्फ मैं। सिर्फ यारम काज़मी तुम्हारा अपना है, और कोई तुम्हारा नहीं है। जितनी तुम मेरी हो उतनी किसी की नहीं हो, बल्कि तुम किसी की हो ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ यारम काज़मी की हो। पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक सिर्फ मेरी हो। कोई तुम्हें छुए, कोई तुम्हें देखे, कोई तुम्हें प्यार करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये तुम भी जानती हो। वो एक झटके से उसका मुंह दबोचना उसे अपने करीब कर चुका था। कल रात यारम का पुरतशद्दुद अंदाज सहते हुए भी उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो उससे बहुत ज़्यादा खफा है। यारम, मैं आपकी हूँ, सिर्फ आपकी हूँ, हमेशा से आपकी हूँ, हमेशा आपकी रहूँगी। लेकिन आप बताएं ना, मैं किसी को कैसे रोकूं? वो सिर्फ आपसे शरारत करने के लिए, आपको तंग करने के लिए। अभी वो बोल ही रही थी जब अचानक उसका चेहरा अपने करीब करते हुए यारम ने अपनी अंगूठी में फंसे ब्लेड को बाहर उसके चेहरे के करीब किया था। वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी थी। उससे बेहद सख्ती से उसका चेहरा दबोचा हुआ था। रूह को लगा था बस अभी वो उसके चेहरे पर उसी मुकाम पर कट लगाएगा जहाँ लैला ने कल रात उसे चूमा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यारम ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए वही उंगली अपनी गर्दन पर ऊपर से नीचे की तरफ चलाई थी। खून की लकीर अचानक ही उसके हाथ में मौजूद सफ़ेद कपड़े को सुर्ख करने लगी थी। वो चीख उठी थी, यारम, ये आपने क्या किया? यारम, आपको चोट लगी है? वो सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रही थी। घबराहट और फिर यारम के बहते खून ने उसे तड़पा कर रख दिया था। वो उसके जख्म पर अपना हाथ जमाए उसका खून रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो सिर्फ सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था। अब भी मुझे बताने की ज़रूरत है कि तुम किसी को किस तरह से रोकोगी। अब अगर कोई यारम काज़मी के अलावा तुम्हारे करीब आया तो मैं तुम्हें नहीं, खुद को नुकसान पहुंचाऊंगा रू। अब अगर किसी ने तुम्हें छुआ, हाथ लगाया, तो यारम काज़मी अपने खून का कतरा कतरा अपनी रूह के नाम का बहाएगा। उसका चेहरा दबोचे उसे अपने बेहद करीब कर था। अचानक उसके लबों पर झुका था। अंदाज से वही बला की शिद्दत थी जो वो हमेशा से अपने अंदाज का हिस्सा रखता था।
उसकी सांस घुटने लगी थी यारम के बेताब लबों की हरकत पर। जबकि वो अपना हाथ पूरी शिद्दत से उसकी गर्दन के जख्म पर जमाए हुए थी। वो उसका एक जख्म देखने आई थी, लेकिन उसे दूसरा जख्म दे चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, सांस रुक रहा था, लेकिन उससे अपने आप को यारम से अलग नहीं होने दिया था। यारम, खून बह रहा है। वो उसकी सांसें आज़ाद करता उसके चेहरे पर अपने लबों को जुनूनी अंदाज में हरकत दे रहा था। जब उसने उसे बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो हमेशा की तरह उसकी गुर्बत में हर दर्द भुलाए हुए था। वो दीवानों की तरह उसे चूमता, उसे अपने करीब तर करता जा रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, जबकि यारम उसे दीवार के साथ लगा था। एक दफ़ा फिर से उसके चेहरे पर झुकता, उसके नाजुक लबों को अपने लबों से महकाने लगा था। वो उसके सहारे खड़ी थी, जबकि यारम उसे दीवानों की तरह चूम रहा था। सिर्फ यारम काज़मी की हो तुम, रूह, सिर्फ और सिर्फ यारम काज़मी की है। वो अपने लब उसके लबों पर रखे, जैसे उसे वार्न कर रहा था, उससे पावर करवा रहा था कि वो यारम काज़मी की है। किसकी है रूह? वो एक झटके से उसकी कमर में अपनी गिरफ्त सख्त करता, उसे अपने साथ जोड़े उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, सिर्फ और सिर्फ अपने यारम की, रूह के यारम की। वो उसके सीने में अपना चेहरा छुपाती उसके जख्म को अब भी सख्ती से दबाए हुए थी, जबकि वो अपनी गर्दन से उसका हाथ हटाता, उसका हाथ अपने लबों पर रख गया था। कोई छुएगा तुम्हें? कोई हाथ लगाएगा? कोई और तुम्हें प्यार करेगा? उसका चेहरा अपने सीने से निकालता फिर से सवाल करने लगा था। खून एक दफ़ा फिर से बल-बल बहने लगा था। उससे अपने आंसू रोकने की कोशिश की थी, जिसमें नाकाम होते उससे पूरी शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाया था। यारम, खून बह रहा है। अब की दफ़ा वो सचमुच में रो रही थी। उसका खून देखना उसके बस से बाहर था, इसीलिए कभी उसके सीने में छुप रही थी, तो कभी उसके ज़ख्म पर अपना हाथ रख के खून रोकने की कोशिश कर रही थी। जबकि उसकी बेचैनी पर उसके डिंपल्स समाये हुए थे। उसके लबों पर एक दफ़ा फिर से झुकते हुए उससे उसकी सांसों को अपनी सांसों में कैद किया था। बस मेरा बच्चा, रोना मत। तुम्हारी ट्यूनिंग हो गई, अब लैला की भी करनी है। उसको बताना है कि यारम काज़मी के मलकियत को छूना कितना बड़ा गुनाह है। उससे उसके गीले लबों पर अंगूठा फेरते हुए कहा, तो वह हैरत से उसे देखने लगी थी। मतलब अब वो लैला के साथ भी कुछ करने वाला था। यकीनन लैला के सामने वो उसको तकलीफ नहीं पहुंचाने वाला था, यानी कि लैला की शामत आने वाली थी। मुझे यकीन है तुम्हारी बात मानकर लैला ने बिल्कुल भी पीछे हटने का फैसला नहीं किया होगा। वो मेरी बात मानेगी। यारम, प्लीज़, आप उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। वो दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालते हुए भागकर उसके पास आई थी, जबकि उसके जख्म को रुई से साफ करते हुए मिन्नत भरे अंदाज से बोली, तो उससे घूर कर उसे देखा था। उसकी रंग बदलती निगाहें उससे खौफ में मुतला कर गई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। वो हमायत करने की पोजीशन में नहीं थी। उसके हाथ उसके जख्म पर कांप रहे थे। "म- मेरा मतलब है कि ज़्यादा सख्ती मत दिखाइएगा।" वो बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा कर पाई थी। हाँ, वो बस मिन्नत ही कर सकती थी। जबकि उसका नाजुक हाथ अपनी गर्दन पर चलते महसूस करके उसके हाथ से रुई ले ली थी। उसके खून को देख देख कर उससे रोना ही था। बेहतर था कि वो अपना जख्म खुद ही ठीक कर ले। यार, मुझे लगता है स्टिचेस लगेंगे। कोई नस ना कट गई हो। खून बंद क्यों नहीं हो रहा? वो शिद्दत से रोने लगी थी। ये यारम काज़मी का हाथ है रू बेबी। मैं जानता हूँ कौन सी नस कहाँ है। फिक्र न करो, मैंने अपनी कोई नस नहीं काटी है, क्योंकि नस काटने के लिए मैं तुम्हारी अगली गलती का मुंतज़िर हूँ। खून बंद हो जाएगा, लेकिन ये स्मेल कहाँ से आ रही है? यार, हमने कुछ जलने की स्मेल महसूस करते हुए उससे पूछा, तो रूह को अचानक याद आया था, यकीनन उसकी बिरयानी चूल्हे पर रखे उसकी और यारम की मोहब्बत से जलकर मर चुकी होगी। अल्लाह अल्लाह, मेरी बिरयानी! वो अचानक सर पर हाथ मारते हुए बोली, तो यारम ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया था। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि वो उसका खून बहता हुआ देखे। वो शर्टलेस सा आईने के सामने खड़ा खून साफ कर रहा था। जब रूह दरवाजे से बाहर निकल गई थी, उसके सहन पर अब लैला छा चुकी थी। अब लैला की बारी थी। उसकी अकल टिकाने लगानी थी। वो रूह की धमकियों को किसी खाते में नहीं ला रही थी। सुबह जब वो ऑफिस पहुंचा, तब उससे शारिफ और लायला को बात करते हुए सुना था। लैला ने कहा था, थोड़े अरसे के बाद वो दोबारा अपने पर आ जाएगी। फिलहाल उससे रूह को मुतमईन करने के लिए यारम से भी सॉरी बोल दिया है। और यारम जानता था वो अपनी शरारतों से कभी वाज नहीं आएगी। लेकिन लैला नहीं जानती थी कि यारम के लिए उसकी ये शरारत शरारत नहीं, बल्कि गुनाह है, जिसकी वो उसे सज़ा देने का इरादा रखता था। और यारम की अदालत में इस गुनाह की सज़ा बहुत बड़ी थी। दिमाग ख़राब है तुम्हारा। कितनी सख्ती से पेश आ रही थी तुम उस मासूम को।
कितनी दफ़ा समझाया है, तुम प्यार से रखा करो उसे, उस पर सख्ती ना किया करो। अरे करोड़ों की नहीं, अरबों की जायदाद की मालिक है वो लड़की। बस कुछ टाइम बाद 18 साल की हो जाएगी और फिर उसके अरबों की जायदाद हमारी हो जाएगी। थोड़ा सा अरसा उससे प्यार मोहब्बत से बात कर लो। वो लड़की मासूमा, उसे ही लगना चाहिए कि हम बहुत प्यार करते हैं अपनी भतीजी से। वो उसका ख्याल रखेगी और उसके पास रहेगी। खबरदार जो उस लड़की को भनक भी पड़ी हमारी साजिश की, तो खड़े खड़े तलाक दे दूंगा तुम्हें, फिर से उसी कोठे पे पहुंचा दूंगा जहां से आई हो। ये सारी ऐशो आराम की जिंदगी जो तुम जी रही हो ना, उसी लड़की के पैसों पर गुजार रही हो। उससे मोहब्बत से बात किया करो, चाहत से बात किया करो, वो तुम्हारे साथ अटैच हो, ना कि उसे खुद से दूर करो। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, सिर्फ 28 दिन। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उस लड़की को बिठाया जाएगा और वहां वो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर देगी। उसके बाद बेशक उसे किसी काल कोठरी में डाल देना, लेकिन उससे पहले सोचना भी मत। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। वो बेहद गुस्से से अपनी बीवी पे धाड़ रहा था, जबकि वो जैसे उसकी सारी बात को समझते हुए हाँ में साइल आ गई थी। हाँ, उसे भी सिर्फ दौलत से मतलब था, मतलब तो उससे अपने शोहर से भी ना था। आखिर वो देता क्या था उसे? उसे तो बस उन पैसों का इंतज़ार था जो ये लड़की 18 साल की होने के बाद उन्हें देने वाली थी। वरना बस सही चलता था कि उस लड़की को जान से मार डाले, जो जिन्नों और भूतों के अलावा और कोई बात ही नहीं करती थी। हर वक्त डरी सहमी रहने वाली ये लड़की, कभी कभी तो उसे लगता था कि उस लड़की पर सचमुच में किसी जिन का असर है, लेकिन फिर वो ऐसी बातों पर यकीन भी नहीं करती थी। शायद उसे जो मेडिसिन दी जाती थी ये उनका असर था, जिसकी वजह से उसे किसी चीज़ का होश नहीं रहता था। वो अपने आसपास इस तरह की चीज़ों को महसूस करती थी और वो कभी भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। उसकी तरफ से बाहर में जाएगी लड़की, उसे बस पैसों से मतलब है। वो चेंज करके नीचे आया तो रू किचन में ही भाग दौड़ करने में मसरूफ़ थी। उससे सफ़ेद की जगह ब्लैक सूट पहना था, क्योंकि सफ़ेद उसके खून से दागदार हो गया था। रू को बेसी देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा कर अपने चूसे की तरफ मुतवज्जा हुआ था। वो मुंह फुलाए सोफे पर बैठा हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके पास आकर बैठ गया था। चेहरा और उस गर्दन सुर्ख हो रही थी। उससे अपने कारनामे पर गर्दन हिलाई थी। वो रोयाम यारम कासमी ही था जो उसे बर्दाश्त कर सकता था। मेरा प्यारा सा चूसा नाराज है मुझसे। वो उसे उठाकर गोद में बिठाने लगा था, जबकि वो मसम्मत करता दोबारा से उसकी गोद से उतरकर सोफे पर अपनी जगह बैठ गया था। उसकी इस हरकत पर यारम ने उसे सख्त निगाहों से घूरा था। छोटे छोटे फूले सुर्ख गाल अपने नन्हे नन्हे हाथ पर रखे वो शायद किसी बड़े धमाके का मुंतज़िर था। वो इतना चुपचाप बैठने वाला बच्चा हरगिज़ नहीं था। अब तक तो उससे बदला लेने के लिए कोई प्लानिंग करनी चाहिए थी। यारम उसे देख देख कर हैरान हो रहा था। इतने नखरे और उसे तो मुंह भी नहीं लगा रहा था। पिछले एक हफ्ते से वो उससे प्लेलैंड लेकर जाने की जिद कर रहा था, लेकिन यारम को टाइम ही नहीं मिल रहा था। चूजे, देख बाबा को दर्द हुआ। वो उससे अपने करीब खींचकर अपनी बाहों में लेता, उससे अपनी गर्दन का जख्म दिखाने लगा था। जो दोनों आंखें खोले हैरत से उसकी गर्दन पर मौजूद जख्म देखने लगा। जब यारम ने आह भरी थी, उसे बताना भी तो था कि यारम को दर्द है। उसका मीठा मीठा सा प्यार भी तो लेना था ना। और याम, बहुत दर्द हो रहा है। वो हल्का सा कराकर मासूम सी शक्ल बनाता उससे कहने लगा था, जबकि वो अपने बाप को इस तकलीफ में देखता परेशान हो गया था। और फिर अगले ही लम्हे उसके जख्म पर अपने छोटे छोटे लब रखे थे। हाँ, अब आराम आ गया। वो पुरसुकून होता गहरा सांस लेते हुए बोला था, जबकि रोयाम उसकी गर्दन की हड्डी को अपनी छोटी छोटी उंगलियों से छूता, जैसे उसके जख्म को काफ़ी गौर से देख रहा था। किसी दर्दी अब अलार्म आ जाएगा, किसी घड़ी अब आराम आ जाएगा, वो कहते हुए दोबारा उसकी गोद से उतर गया। जबकि उसका यूं नाराज़ होना यारम को अच्छा नहीं लग रहा था। वो दोबारा से उसके पास वाली जगह पर बैठ गया था। बस करना चूजे यार, मान जाना। इस तरह नखरे क्यों कर रहा है? वो उसके गेट अपना हजार बनाते हुए बोला तो रोयाम चेहरा फेर गया था। यारम ने घूर कर उसे देखा था। ये छोटा चूसा अब उससे मिन्नतें करवाएगा। अच्छा ले, काटी कर ले। उससे अपना हाथ आगे किया था। हाँ, वो उसके हाथ पर काट कर वहाँ बेशक अपने दांतों का खूबसूरत सा फूल ही बना दे, लेकिन उससे अपनी नाराज़ी ख़त्म कर ले। यारम को उसकी नाराज़ी बेचैन कर गई थी। मैं एक्शन लूँगा, मैं एक्शन लूँगा, वो उसका हाथ पीछे हटाते हुए बोला। तो हैरत से उसे देखने लगा था। उसका छोटा चूसा कौन सा एक्शन लेने का इरादा रखता था। तो आना, एक्शन ले, डिशू डिशू कर मेरे साथ। इस तरह से चुप होकर क्यों बैठ गया है? उसके गालों पर अपनी दाढ़ी रगड़ता उसे लड़ने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन वो तो बिल्कुल हाथ ही नहीं आ रहा था, बल्कि उससे मुंह ही नहीं लगा रहा था। चूजे,
मेरा काकू, मेरा बच्चा, मेरा शोना शहज़ादा ऐसे तो नहीं करते ना अपने बाबा के साथ। वो उसके छोटे से चेहरे पर अपने बोसों की बौछार करते हुए बोला था, लेकिन रोयाम का तो मूड ही कुछ और था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे यार, अब कौन आ गया? मैं दरवाज़ा खोल कर आता हूँ, तब तक नाराज़गी खत्म। ओके, अब मज़ीद तेरे नखरे नहीं झेलूंगा मैं। वो फोन करते उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा था। दरवाज़ा खोलने पर सामने सारब खड़ा नजर आया था। उसके सलाम का जवाब देता वो उसे अंदर आने का इशारा करता। रूह को सारब के आने का बताने लगा था। हाँ इंस्पेक्टर सारम, बताओ क्यों आए हो? अब ये मत कहना उधार मांगने आए हो। सुना है तनख्वाह रुक गई है तुम्हारी। सारब का डिंपल बड़ी दिलकशी से नुमाया हुआ था। हाँ, अगर वो चाहता तो डीएसपी को एक हफ्ते अपने पास रखने के बाद मारकर लाश उसके थाने भेज सकता था, लेकिन उससे जानबूझकर लाश पहले भेजी थी ताकि उसकी तनख्वाह रुक जाए, क्योंकि पिछले 1 साल में वो उसकी तनख्वाह 7 दफ़ा रुकवा चुका था, जिस पे सारिम को बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि यारों ने उसकी तनख्वाह अपनी तरफ से जारी की थी। नहीं, मैं यहाँ तुमसे अपनी तनख्वाह लेने हरगिज़ नहीं आया हूँ बॉस, बल्कि मुझे यहाँ अपने काम के सिलसिले में बुलाया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था। वो सनसनीखेज अंदाज से बोला तो यारम को हैरत हुई थी। उसके घर पे ऐसा कौन सा केस हो गया था जिसके लिए इंस्पेक्टर सारिम यहाँ तक पहुँच आया था। एक मिनट सारम, तुम आधी रात को मेरे घर पे कौन सा केस हल करने आए हो? शारम ने बेहद सख्ती से पूछा था। अगर वो किसी काम के सिलसिले में आया था तो यहाँ उसके घर में क्या कर रहा था। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। उसका कहना है तुम उसकी जबरदस्ती चुम्मियाँ लेते हो और दाढ़ी मुंह छुपाते हो। मैं तुम्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। सारिम के कानून के मुताबिक किसी बच्चे को जबरदस्ती लाड प्यार करना भी जुर्म में आता है। वो अपनी हथकड़ी सामने करते हुए बोला। सारिम के लबों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट थी जिसे वो दबाने की कोशिश कर रहा था। यारम ने बेयकीनी से सामने देखा था, जहाँ वो सोफे पर नाराजगी से मुंह फुलाए अपना छोटा सा मासूम सा चेहरा अपने नन्हे नन्हे हाथों में रखे हुए था। यारम को बेसाख्ता उस पर प्यार आया था। पुलिस तातू इनको गिरफ्तार करो। पुलिस चाचू इनको गिरफ्तार करो, उससे मुंह का डिजाइन बनाते हुए कहा था। बिल्कुल मेरे शहजादे, क्यों नहीं। दफ़ा कौन सी लगाऊं? ज़बरदस्ती चुम्मियाँ लेने की और दाढ़ी मुंह चुभोने की? इसको तो फांसी लगेगी। सारिम ने यारम को डराने वाले अंदाज में कहा तो आंखें घुमाता रूह को उसके लिए चाय बनाने का कह चुका था, जबकि वो वहाँ पे सादा रोयाम के साथ चिपक कर बैठते हुए उसे जबरदस्ती अपने हजार में ले चुका था। मेरा चूजा मुझसे नाराज़ है, पापा को माफ़ी नहीं मिलेगी। वो उसकी गर्दन पर अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए प्यार से पूछ रहा था, जबकि रोयाम का मुंह लगाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसकी कमजोर सी गिरफ्त को तोड़ता सोफे से नीचे जम कर चुका था। पुलिस तातू लेते जाओ इनको। पुलिस चाचू लेके जाओ इनको, वो हुक्म दे रहा था, जबकि सारिम तो तैयार बैठा था। इतने सालों से वो जो काम नहीं कर पाया था वो उसका बेटा खुद करवा रहा था। उसे और क्या चाहिए था। बेचारा दुबई का डॉन अपने मासूम से बच्चे को मना नहीं पा रहा था। उससे अंदाजा लगाया था रोयाम की नाराज़गी बहुत खतरनाक थी, और रोयाम की ये मासूम सी नाराज़गी यारम की जान पर बनाई थी। यारम, ज़रा मेरे क्लाइंट से दूर होकर बैठो। मैं आज तुम्हें सच में गिरफ्तार करने आया हूँ। मैं हथकड़ी भी लेकर आया हूँ। यारम को रोयाम को मनाने की कोशिश करते देखकर वो बीच में कूदा था जब रूह चाय ले आई थी। सारिम, अपनी सलामती चाहते हो तो पतली गली से निकलो। मैं अपने चूजे को मनाऊंगा। वो अब की दफ़ा उसे अपने करीब खींचते हुए अपनी गोद में बिठा चुका था, जबकि रोयाम तो पक्का पक्का नाराज था। अच्छा चल ना रोयाम, डील करते हैं। जो तू बोलेगा मैं करूँगा। यारम ने उसकी गाल चूमते हुए उसे अपनी गोद में इस तरह से कैद किया था कि ना तो वो निकल सकता था और ना ही कोई और उसका चेहरा देख सकता था। पत्ता पत्ता प्रॉमिस। पक्का पक्का प्रॉमिस। उसकी मासूम सी आवाज़ सुनाई दी तो सारे में मुंह बनाकर सोफे की पुश से टेक लगा ली थी। पक्का पक्का प्रॉमिस। हम दोनों अभी बाहर जाएंगे और बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आएंगे। फिर मामा से हम चॉकलेट केक बनवाएंगे। फिर मामा, पापा और चूजा सॉरी रोयाम प्लेलैंड जाएंगे। वहाँ बहुत सारा खेलेंगे और फिर शोनू तो भी साथ लेते आएंगे। शोनू को भी साथ लेके जाएंगे। वो अचानक उंगली उठाते हुए उससे कहने लगा था। वो कुत्ता हमारे साथ नहीं जाएगा। यारम ने उसे सख्ती से घूरा था। वो कुत्ता नहीं शोनू है। वो कुत्ता नहीं शोनू है। वो फिर से नाराजगी से बोला तो यारम को शोनू को कुत्ता कहना सादा महंगा पड़ा गया था। हाँ, वो कुत्ता शोनू हमारे साथ नहीं जाएगा और हम इस बात पे बहस नहीं करेंगे। वो उसके साथ साथ रूह को भी देख के बोला तो कंधे उचका गई थी। उसको यकीन था उसका लाडला अपने शोनू के बगैर कहीं नहीं जाएगा। अच्छा चल, अब तू बाबा को ये बता कि ये एक्शन वाली बात किसने बोली थी? कोई अपने बाबा जानों पे एक्शन लेता है? बाबा तो प्यार करते हैं ना अपने चूजे से।
वो उसके गालों पे अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए सारिम के सामने बात क्लियर करना चाहता था, जबकि सारिम को अब अपने जिस्म में हल्की-हल्की सी सहायत महसूस हो रही थी। उससे पहले कि रोयाम सारे राज खोल दे और पूल पर होने वाली सारी प्लानिंग उसके होशो-गुजार कर दे, उसका यहाँ से भाग जाना ही बेहतर था। वो मुझे खुद कह रहा था कि उसका बाप इससे बहुत चुमिया करता है और इसे एक्शन लेना है, तो मैं इसी के फ़ोन पर आया हूँ। बेशक तुम रो का फ़ोन चेक कर लो। फ़ोन करने के लिए किससे कहा था? वो सारिम की बात को नज़रअंदाज करता अपने बेटे के गाल को हल्की-हल्की उँगली घुमाता उसे खिलखिलाने पर मजबूर कर रहा था। शारम तातू ने, सारिम चाचू ने, वो खिलखिलाते हुए बोला तो यारम ने भी मुस्कुराकर उसके गाल चूमे थे। उसकी खातिर उसे अपने काम से एक छुट्टी करनी थी। आखिर उसे अपने बेटे को बनाना था, उसकी फरमाइश पूरी करनी थी, उसके साथ वक्त गुजारना था। लेकिन सारिम के साथ उससे क्या करना था वो फैसला कर चुका था, जबकि सारिम चाय का गरम गरम कप अंदर उंडेलता उठ खड़ा हुआ था। हद है भाई, भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं है। एक तो यहाँ पर एक कॉल पर पहुँच जाओ और ऊपर से बातें भी सुनो। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। नहीं रहना है मुझे यहाँ। और तुम्हारा ये गुद्दार बेटा कभी भी पलटी मार लेता है। उससे जैसे बहुत पते की बात बताई थी, जबकि यारम ने अपने जूसे को अपने सीने में छुपाया था। बाबा तूची तूची, बाबा कूची कूची। रोयाम तो जैसे हर बात बुलाए अपने बाप के आगोश में खड़ पड़ा, उसके साथ मस्तियाँ करने में मसरूफ़ हो चुका था। सारिम से इससे ज़्यादा बर्दाश्त न हुआ तो खामोशी से जाने लगा था। कल सुबह आकर ऑफिस से अपनी तनख्वाह ले जाना। मुझे यकीन है मज़ीद 2 हफ्ते तक तुम्हारे डीएसपी का शौक बनाया जाएगा। उसे जाते देखकर वो पीछे से बोला तो सारिम ने मुड़कर उसे देखकर हाँ में सर हिलाया था। ऐसे भी दिन आने थे एक पुलिस वाले पर जो एक डॉन से अपनी माहाना तनख्वाह लेता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरे तीसरे महीने उसके हर नए बॉस को कत्ल कर देता था। दिमाग खराब है तुम्हारा मासूमा। क्या बकवास कर रही हो तुम? अब तुम ऐसी मामूली सी नौकरी करोगी। तुम्हें यारम के साथ काम नहीं करना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह के काम के लिए धक्के खाते हुए भी नहीं देख सकता। अगर मेरे साथ न काम नहीं करना तो घर पर बैठो, मुशारिफ को देखो। मैं कमा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसी छोटी छोटी नौकरियां करने की जरूरत कभी पेश नहीं आएगी। तुम्हारा और अपने बच्चे का हर खर्चा पूरा कर सकता हूँ मैं। वो अपने ऑफिस के लिए निकलने वाला था जब दरवाजे पर उसे एक नौकरी ज्वाइन करने के लिए लेटर मिला। खोल कर देखा तो वो मासूमा का अपॉइंटमेंट लेटर था, जहाँ उससे किसी लड़की की गवर्नेंस बनने के लिए अप्लाई किया था। लड़की मेंटली तौर पर ठीक नहीं थी और उसकी फैमिली ने उसकी नर्सिंग कोर्स से इम्प्रेस होकर उसे इस जॉब को देने का फैसला किया था। तो क्या करूं? मैं घर पर बैठ जाऊं? शारिफ, मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी। मुझे यारम सर के साथ काम नहीं करना क्योंकि मैं उस काम के लिए अपने आप को काबिल नहीं समझती। लेकिन सारा दिन घर पर रहना तो बेवकूफ़ी है ना। मैं अपना टाइम पास करने के लिए एक मामूली सी नौकरी करना चाहती हूँ। मेरा इरादा किसी अस्पताल में नर्सिंग का था, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है उसकी वजह से मेरा ध्यान अपने बच्चे या तुमसे हट जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कहीं पर नौकरी कर लेती हूँ। और वैसे भी इस नौकरी की टाइमिंग वही है जो तुम्हारे ऑफिस की टाइमिंग है, और उन लोगों को मुशारिफ को साथ रखने पर कोई एतराज़ नहीं है। मुझे मसरूफ़ रहना है शारिफ। मैं कुछ वक्त के लिए हर चीज़ को भुला देना चाहती हूँ। कुछ वक्त के लिए मैं रिलैक्स रहना चाहती हूँ। मैं एक आम सी नौकरी करना चाहती हूँ। उसे समझाते हुए बोल रही थी, जबकि शारिफ के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी नज़र में ये सब फजूलियात थी और वो इन फजूल सोचों से उसे निकाल नहीं सकता था। जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो करो। मुझसे पूछने की या मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो गुस्से से कहकर घर से निकल गया था, जबकि मासूमा ने अपॉइंटमेंट लेटर को पढ़ते हुए आज ही यहाँ जाकर अपना काम शुरू करने का फैसला किया था। ये एक अच्छी नौकरी थी। वो कुछ वक्त के लिए अपनी मेंटल कंडीशन को बेहतर कर सकती थी इस नौकरी से। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा मासूमा इस तरह की नौकरियां करेगी। हद है शारिफ, तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? तुम उसे मना कर सकते थे, उसे समझाते कि हम ये सब कुछ करने के लिए नहीं बने हैं। मासूमा का तो गुस्सा ही आ गया था जब से शारिफ ने उसे आकर ये बताया था कि मासूमा अब एक घर में नर्सिंग करने जा रही है। यार, मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो मेरी किसी बात को समझना तो दूर सुनना तक नहीं चाहती है। बस एक ही चीज़ को खुद पे सवार कर लिया है उससे। ये लड़की तो खुद पागल हो ही रही है, साथ में मुझे भी कर रही है। इस लड़की ने वही करना है जो उसका दिल चाहता है। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। मैं भी तो देखूं कब तक अपनी जिद पर कायम रहती है। ये जो काम हम करते हैं, इस काम में सिर्फ एक दफ़ा आना मुश्किल होता है, फिर यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मासूमा को लगता है ये सब कुछ छोड़कर वो एक आम जिंदगी गुजार सकती है, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है। मासूमा का दिमाग अब एक गैंग के मुताबिक चलता है। वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी कभी नहीं गुजार सकती। और यकीन करो उसकी गलतफहमी जल्द ही दूर हो जाएगी।
वो बोल रहा था जबकि हेज़र बिल्कुल खामोश था। वो तो उस दिन से ही उससे पसंद था, जब से उससे यारम के घर जाकर उस मीटिंग के दौरान में यारम की बात में इंटरेस्ट न दिखाते हुए उसके साथ बदतमीज़ी की थी। वो उस दिन से ही उससे मुखातिब करना छोड़ गया था। हेज़र के लिए सबसे अहम यारम था। वो खामोशी से बैठा उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब पास वाला फ़ोन बजा था, फ़ोन पर यारम की कॉल आ रही थी। उससे उन दोनों को चुप रहने का इशारा करते हुए फ़ोन कान से लगाया था और फिर उसकी बात सुन थी। लैला को अंदर जाने का इशारा किया था। डेविल मुझे टॉर्चर रूम में क्यों बुला रहा है? लैला ने हैरत से उसे देखते हुए पूछा तो उन दोनों ने कंधे उचकाए थे। कोई बात करनी होगी, डोंट वरी, तुम्हें वो हरगिज़ टॉर्चर नहीं करने वाला, जब तक तुम उसका कोई नुकसान ना करो। शारिफ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था, जबकि लैला के तो हाथ कांप रहे थे। कम ऑन लैला, क्या हो गया है? क्या तुमने ऐसी कोई गलती की है जिस पर यारम तुम्हें सजा दे? उससे लैला की तरफ देखते हुए कहा तो लैला ने अपनी पूरी जिंदगी पर एक नज़रसानी की थी। कल की गलती की माफ़ी वो रात को मांग चुकी थी, जिस पर डेविल ने ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। तो क्या उससे उसे माफ़ किया था? मैंने कल आते हुए रूह की गाल पर किस किया था ताकि यारम रूह पर गुस्सा करे, उसे नाराज़गी दिखाए और रूह की जान आज़ाब हो। मुबारक हो, मैं तुम्हारी मौत के बाद बांटने वाली बिरयानी का इंतज़ाम करता हूँ। हेजर कुर्सी छोड़ते हुए बोला था। मैं कफन दफन का, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो लैला, फिक्र मत करो, डिज़ाइनर कफन लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए। शारिफ ने भी कुर्सी छोड़ी थी, जबकि लैला को अपनी आंखों के सामने अपनी मौत ठुमके लगाती हुई नजर आ रही थी। उससे कांपते हुए अंदर कदम रखा तो डेविल सामने ही कुर्सी पर टांग रख के बैठा हुआ था, जबकि सामने टेबल पर प्लेट्स के साथ बड़ा खतरनाक सांप एक शीशे के जार में बंद था। अब तक के जितने भी सांप उसके पास मौजूद थे, ये सबसे जहरीला था, जो उसे अफ्रीका के जंगलों से मंगवाया था। लैला यार, मुझे ये सांप चेक करना था, तुम कितने मिनट तक सांस रोक सकती हो? वो मसरूफ़ से अंदाज से बोला था और उसे यूँ मसरूफ़ समझकर लैला को यही लगा कि वो सिर्फ उससे कुछ पूछने के लिए उसे बुला रहा था। उसे गहरा सांस लिया था। वो ना जाने क्यों सोच रही थी कि डेविल उसका बुरा हाल करने वाला है, लेकिन वो गलत सोच रही थी। डेविल ने तो उसे यहाँ किसी काम के सिलसिले में बुलाया था, कुछ डिस्कस करने के लिए, कुछ पूछने के लिए। डेविल अपनी सांस तो नहीं रोक सकती, लेकिन मैं 10 मिनट तक किसी को खूब भी गुमराह कर सकती हूँ कि मैं जिंदा नहीं हूँ। उसे अपना टैलेंट बताया था। हाँ, उससे उसे काम के लिए ही बुलाया था। वैसे भी कल रात उससे माफ़ी माँगी तो थी डेविल से, जिससे आगे से ओके कहा था। हाँ, उससे ये नहीं कहा था कि वो उसे माफ़ कर रहा है, लेकिन उससे ओके तो कहा था ना। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा टैलेंट। डेविल ने निगाहें उठाकर उसे देखा। बात करते हुए ज़रा सा डिम्पल शो किया था, जबकि लैला के गले में सांस अटकने लगी थी। मैं कुछ समझी नहीं। उसका लहजा लड़खड़ाया था। इतना मुश्किल नहीं है, हम ये सांप देख रहे हैं, इसके मालिक ने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इतना खतरनाक कि अगर किसी की चलती सांस हो तो ये डस लेता है, और जब ये डसता है तब इंसान का बचना मुमकिन नहीं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डसने के बाद 10 सेकंड तक ये सांस चल सकती है और फिर इंसान ख़त्म। इसीलिए तुम्हें बुलाया है। आजकल तुम वैसे भी फजूल हरकतों के सिवा कुछ नहीं कर रही, तो सोचा कि तुम्हें एक अहम काम दूं। मैं तुम्हारा टैलेंट चेक करना चाहता हूँ। सांप को धोखा दो कि तुम जिंदा नहीं हो, गुमराह करो उसे 10 मिनट के लिए। वो जार खोलकर अंदर से सांप निकालता उसे मुंह से पकड़ चुका था। सांप फंकारते हुए उसके पास उसे लिपट गया था। वो उसे डसने में कामयाब नहीं हो पाया था, शायद तभी अपनी ताकत लगाकर उससे अपना आप छुड़वाना चाह रहा था। जब डेविल ने आहिस्ता से उसे लैला की गर्दन पर रखा। सांस मत लेना, इसे 10 मिनट तक घुमरा करो, और आइंदा रूह को छूने से पहले 1000 दफ़ा सोचना। आज जिंदा बच गई तो अगली दफ़ा 10 मिनट भी नहीं दूंगा। गुड लक। मर मत जाना लैला, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो बोलते हुए वो सांप उस पर छोड़ चुका था, जबकि लैला की सांस अचानक रुकी थी। वो उसे उसके हाल पर छोड़कर बाहर निकल गया। या अल्लाह, आज बचा लिया। आइंदा मेरी तौबा जो मैं इस मुसीबत को भी मुंह भी लगाऊं। या अल्लाह बचा लीजिए। या अल्लाह, मेरा कोई कसूर नहीं है। बस उससे कहा कि मेरे यार हम अच्छे हैं। मुझे गुमराह किया, मैं भूल गई थी कि डेविल अच्छा नहीं है। वो वैसा ही है, सालिम जल्लाद सफाक, जो किसी को भी एक लम्हे में खत्म कर सकता है। अपनी बात न मानने वाले की दुनिया लम्हे में खत्म कर सकता है। मैं भूल गई थी कि वो मर्जी के खिलाफ अपनी बीवी को भी नहीं चलने देता। या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई। उससे अपने जिस्म पर चलते सांप को महसूस करते हुए अपनी कपकपाहट भी रोक कर रखी थी। वो अपनी सांस रोक के बैठी थी। बस एक दफ़ा उसकी जान छूट जाए, बस एक दफ़ा आज उसकी जान बच जाए। वो ज़िंदगी में कभी इस मुसीबत को दोबारा मुंह नहीं लगाने वाली थी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि उस सांप को गुमराह करने की,
वो उसके हाथ की एक उंगली पर चलते हुए आहिस्ता से उसके गिर्द अपना हसार मजबूत कर रहा था। उसे अपने बाजू पर उसकी तेज गिरफ्त महसूस हुई। शायद वो उसे हर अंदाज से महसूस करके देखना चाहता था कि वो जिंदा है या मरा हुआ। लैला की सांस अंदर ही कहीं दबकर उभरने लगी तो उससे खुद को पूरी शिद्दत से कंट्रोल किया था। हाँ, वो असाब की मजबूत लड़की थी। ऐसी मुसीबत उससे घबराने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी मौत का डर तो सब पर सवार होता है। ये 10 मिनट जैसे 10 साल से ज़्यादा लगने लगे थे। उसे कमरे में किसी और की मौजूदगी महसूस हुई थी। वो आहिस्ता से चलते उससे करीब आया था। उसे एक ही बस से निगाह सी सर पर डाली थी, जो काफ़ी नाउम्मीदी से उसे देख रहा था। उससे एक नज़र अपने हाथ पर चलती घड़ी की तरफ देखा और फिर उसे देखा। डेविल का ऑर्डर है 10 मिनट। अभी 10 मिनट पूरे होने में 30 सेकंड बाकी हैं। वो हाथ में कोई चीज़ पकड़े पीछे की तरफ खड़ा हो गया था, जबकि लैला उसे खो रही थी। उसकी हाथें थोड़ी सी चीटिंग नहीं कर सकता था। वो अपनी सांस रोक के वक्त खत्म होने का इंतजार करने लगी, जब हिसर ने अपने हाथ में पकड़े काले कपड़े से सांप का मुंह दबोचते हुए उसे उसके ऊपर से उतार कर वापस उस चेयर में कैद किया था। वो चीखते हुए अगले ही लम्हे हिसर के सीने में छुपी थी। हिजर मुबारक हो, तुम बेवा होने से बच गए। शारिफ ने दरवाजे से झांकते हुए उसे मुबारकबाद दी थी, जिस पर उससे उसे घूरा था। ओह सॉरी, लड़का बेवा नहीं होता। वो क्या होता है? रंडवा। सेम थिंग। कमीने, निकल इधर से, वरना मैं तेरी बीवी को बेवा कर दूंगी। वो गुस्से से सामने पड़ी प्लेट्स उठाकर दरवाजे पर फेंकते हुए दाढ़ी थी, जब शारिफ ने अगले ही लम्हे दरवाज़ा बंद कर दिया और वो एक दफ़ा फिर से फूट फूट कर रोती ईसर की पनाहों में छुप गई थी। तुमने उससे रोका नहीं मेरे साथ ऐसा करते हुए? वो उसके सीने में चुभी शिकवा करने लगी थी। उससे तुम्हें बहुत दफ़ा वार्न किया था लैला, बाज आ जाओ। ऐसा कौन सा मज़ा मिलता है तुम्हें रोका गाल चूमने में? कभी मेरा तो गाल चूमा नहीं तुमने। अच्छा कामना बंद करो यार। क्यों मुझे गिल्ट में मुब्तला कर रही हो कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म होने पर? इट्स ओके, वैसे भी तुम डेविल के सामने कुछ नहीं बोल सकते। वो उसकी बात काटते हुए बोली। मैं बोलने वाला था भी नहीं डार्लिंग। मुझे गिल्ट इस बात का है कि मैं डेविल का साथ नहीं दे पाया। अब की दफ़ा वो बोला तो लैला ने उसे बेयकीन नज़रों से देखते सामने पड़ी कुर्सी उठाकर उसके सर पर मारनी चाहिए थी, जब वो अगले ही लम्हे भाई की तरफ भाग निकला।